और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रमजान में चुनाव की तारीखों पर हो रही सियासत की। तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी। रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे। पहले मतदान करें, बाद में त्योहार मनाएं। रमजान में आम इंतखाबात की खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुखालिफत की है तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस तनाज़े को गैर जरूरी करार दिया है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत पेश करते हुए कहा है कि रमजान के दौरान पूरे महीने के लिए इलेक्शन तो मुलतवी नहीं किया जा सकता। तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी। आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली ने रमजान में लोकसभा इंतखाबात कराए जाने की मुखालफत की है। उन्होंने वोटिंग की तारीखों में तब्दीली की इलेक्शन कमीशन से अपील की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली के मुताबिक रमजान में वोट डालने में मशक्कतों का सामना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें। दूसरी जानिब MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने रमजान की वजह से वोटिंग की तारीख में तब्दीली के मुतालबे की मुखालफत की है। ओवैसी के मुताबिक मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि रोजे की हालत में वोट न दे सके। नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप। आपको रमजान के बारे में क्या मालूम? रमजान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर। और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो होएगा ना इलेक्शन, रमज़ान में तो होएगा इलेक्शन। 5 मई से रमज़ान शुरू होगा, तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। मेरा मानना ये है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। रमजान के दौरान आम इंतखाबात के तनाज़े के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि इसने लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करते हुए त्योहारों का ख्याल रखा है और जुमे के दिन पोलिंग नहीं रखी है। इलेक्शन कमीशन के सरकारी जराये का कहना है कि रमजान के दौरान पूरे महीने के लिए इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अहम त्योहारों और जुमे के दिन पोलिंग की तारीख नहीं रखी गई है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने इतवार को 11 अप्रैल से 19 मई तक लोकसभा के इंतखाबात कराने का ऐलान किया, जबकि रमजान 7 मई से 5 जून के दरमियान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फारूक अब्दुल्ला के तबसरे, लोकसभा चुनाव की तारीखों और रमजान पर छिड़ी बहस को अफसोसनाक बताया है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे अजीत से उन्होंने खास बातचीत की। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन तारीखों पर सवाल खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सियासी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई एक सियासी स्टंट है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सियासी हो गया है, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सेना है फिर भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। देखिए, चुनाव की घोषणा पूरे देश के अंदर हुई है,
किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को या नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए। वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक सवाल और आपसे, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है, तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? यह दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, तो मैं सचमुच इनकी इन हरकतों और अफसोस भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और रमजान की बात पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पर्व और त्यौहार हैं, इसे सियासी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शोभित के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। हवा की रफ्तार से कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर कानपुर की है, जहां सड़क हादसे का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। दो कारें आमने सामने से टकरा गईं। टक्कर मारने वाली कार एक जगह रुक गई, जबकि दूसरी कार पलटी खाती हुई दूर तक चली गई। यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री से यहां का सियासी मंजरनामा बदल सा गया है। अब मकामी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को फूलपुर पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट रिवायती तौर से कांग्रेस की सीट रही है। यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित नुमाइंदगी कर चुकी हैं। गोरखपुर बीआरडीओ में बच्चों की मौत के बाद मौरूद इल्जाम ठहराए गए डॉक्टर कफील ने कानपुर में एक समाज प्रोग्राम में शिरकत की। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अपना दर्द बांटा। इन्होंने कहा कि मुझे मोदी या योगी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आरएसएस और उसकी जैसी सोच रखने वालों से परेशानी है, जो मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं, नौजवानों में जहर घोल रहे हैं और जात मजहब के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। इसकी मानसिकता है 1925 से, जब से इनका जन्म हुआ है, आज 100 साल होने जा रहे हैं। लोग मुझसे अगर ये बार बार पूछते हैं कि आप योगी जी का विरोध क्यों करते हो, मोदी जी का विरोध क्यों करते हो, तो मैं हर बार यही कहता हूँ, ना मैं योगी जी का विरोध करता हूँ, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। मैं उस आरएसएस की आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान से बांटता है, जो लोगों में नफरत फैलाता है। अगर आप पूछेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है कि आपके साथ इतना अच्छा करने के बाद भी गलत हुआ, आपको कैसा महसूस होता है, तो अगर सच कहूँ कि इस इंसिडेंट, गोरखपुर इंसिडेंट से पहले मैं एक नॉर्मल डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था, घर आता था, अपने बीवी बच्चे के साथ रहता था। 9 महीने की जेल ने यह एहसास दिलाया कि कौन है अखलाक, कौन है पहलू, कौन था रोहित वेमुला, क्या है ऊना कांड, कौन है मोदी, कौन है योगी। तब एहसास हुआ कि ये लोग हैं कौन। तो ये एक जहर फैलाते हैं नौजवानों को, जो इतने नौजवान है ना, इनको धर्म के नाम के अफीम खिला के उनको बरगलाते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर तमाम पार्टियों की रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी के तहत लोकदल के कौमी सदर सुनील सिंह ने अलीगढ़ की नुमाइश मैदान में कारकुनान के जलसे को खिताब किया। इस मौके पर जहां भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं कांग्रेस समेत समाजवादी और बीएसपी को भी नहीं बख्शा। एक तरफ 40 चोरों की बारात है, दूसरी तरफ आपका ये है भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की वो सफल सरकार है, जो अपने दम पर वोट मांगने का साहस नहीं रखती, जो लाशों पर हमारे जवानों की जो शहादत हुई है उसके ऊपर वोट मांगने का काम कर रही है। शर्म की बात है कि कल चुनाव आयोग को भी कहना पड़ा कि भाई चुनाव में जवानों की फोटो का और जवानों का इस्तेमाल ना करे सरकार।
तो ये जो जिस तरह से अपने असफल कार्यकाल को छुपाने के लिए जिस तरह से ये जवानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये देश में निहायत शर्मनाक है। लोकदल एक विकल्प देने का काम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में करने का। एक ऐसे दौर में जब कुछ फिरकापरस्त ताकतों के जरिए मजहबी मुनाफरत के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं, पयामे इंसानियत फोरम इंसानियत व इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। पयामे इंसानियत के नाम पर मदारिस और मकातिब के लोग जेलों से गरीब कैदियों की रिहाई को यकीनी बना रहे हैं। बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के साथ साथ इन्हें अपना खून तक दे रहे हैं। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। कहा तो बहुत जाता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानियत का मजहब है। आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए जितनी ताकतें काम कर रही हैं, इसके सद्देबाब और जवाब के लिए मुहज़ोरी और मुबाहिसों की नहीं बल्कि अमली इक़दामात की जरूरत है। अली मियां नदवी के जरिए शुरू की गई इस तहरीक के जरिए अभी तक हजारों लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है, जिसके लिए इस्लाम जाना और पहचाना जाता है। ये फोरम अभी तक सैकड़ों गरीब कैदियों की रिहाई को यकीनी बना चुका है। अहम बात यह है कि इन रिहा होने वाले कैदियों में हिंदू भाई ज्यादा और मुसलमान कम हैं। आज भी लखनऊ जेल से जिन 9 कैदियों को रिहाई दी गई, इनमें राहुल गुप्ता, राजू थापा, विशाल दिनेश राजपूत और शमशेर बाल्मीकि समेत कई गैर मुस्लिम और 4 मुस्लिम शामिल हैं। जेल, बंदी, कारागार, ये सब समाज का एक ऐसा उपेक्षित वर्ग है जिसे कोई अपने सामान्य तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। और उस उपेक्षित वर्ग में भी वो एक ऐसा वर्ग है जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना जुर्माना अदा करे और आज़ादी की सांस ले सके। तो ऐसे में सचमुच ये अल्लाह के भगवान के दूत बन के इनके लिए आते हैं, जो अपने मेहनत की कमाई में से कुछ पैसे निकाल करके और इनको आज़ादी की हवा में सांस लेने का मौका देते हैं। ये सिर्फ न उन बंदियों को छुड़वाते हैं जो अपनी फ़ाइन जुर्माना नहीं जमा कर पाते, बल्कि बंदियों की बहुत सी सहूलियतों प्रदान करने के लिए, जैसे ठंड के मौसम में कंबल उपलब्ध कराना, बंदियों को समय से उठना है बैठना है उसके लिए वॉल वॉचेज जिन्होंने सब जगह वॉल क्लॉक उपलब्ध कराए हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। हमारे बंदी कभी ऐसा मौका आया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, उस ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा, उसमें मदद इनकी हम लोग लेते हैं। मदारिस और मकातिब से ताल्लुक रखने वाले ये लोग बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जेल में कैदियों को इंसानियत का सबक देते हैं, अस्पतालों में हिंदू भाइयों और अपने सरहदी जवानों के लिए खून पेश करते हैं, अपने अखराजात कम करके गरीब लोगों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात और सहूलियात फराहम करते हैं। जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, अगर इनका सहयोग ना होता तो हम आज जेल में इस तरह के काम न कर पाते। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से इनका एहसान मानते हैं। और जो हमारी ये ऑल इंडिया पयामे इंसानियत तहरीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे हिंदुस्तान में इसी अंदाज में काम कर रही है। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है लखनऊ का, बल्कि पूरे अपने मुल्क के अंदर इसी अंदाज में काम हो रहे हैं। हमारा बचपन से ये था कि पूरी ज़िंदगी हम इंसानियत के नाते वफ़ कर देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी साहब जो आए हुए हैं, ये शुरू से हमारा इन्होंने साथ दिया है। इस्लाम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी सही तस्वीर क्या है, इसका इजहार और तर्जुमानी हमें अपने आमाल से करने हैं। काश मदारिस पर इल्जाम लगाने से पहले इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब करार देने और मुसलमानों को गद्दार कहने वाले लोगों तक ये मनाजिर और ये तहरीक पहुंच सके और वो देख सकें कि मदारिस में पढ़ने वाले ये लोग अपने वतन और बिरादरान वतन के लिए क्या जज्बा रखते हैं। हम यकीन करते हैं अगर ये तहरीक इसी अंदाज से आगे बढ़ गई तो नफ़रत करने वाले लोगों को यकीनी तौर पर शिकस्त होगी और एक बार फिर वही हिंदुस्तान सामने आएगा जिसमें तमाम कौमों, तमाम मज़ाहिब के लोग पूरे वजूद के साथ, पूरे हक़ के साथ, पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं और रहते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की महेंद्रपुरी में रहने वाली लड़की पिछले 3 मार्च से लापता थी। बताया जा रहा है कि घर से काम के लिए वो अपनी सहेली के साथ निकली थी, लेकिन वो काम पर नहीं पहुंची। बाद में बीती रात उसकी लाश नहर के किनारे मिली। लाश पर कई तरह के निशान भी हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सबसे छोटी महिला थी, महेंद्रपुरी मोदी नगर की रहने वाली थी। ये 3 तारीख की सुबह से लापता है। इसके परिजनों ने थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 तारीख को दर्ज कराई थी। 3 दिन पश्चात दर्ज कराई थी और इसका अमृतसरी 9 तारीख को एक नहर में मिला है, जो रेगुलेटर के पहले मिला है इसका शव।
इसके शव का कल पोस्टमार्टम कराया गया, तो पोस्टमार्टम में इसकी ड्राउनिंग आई है कारण, कॉज ऑफ डेथ। बाद में पता चला कि ये डिप्रेशन का शिकार थी, सबसे छोटी थी और इसकी जहाँ ये नौकरी करती थी, इसकी नौकरी करीब 15 दिन पहले छूट चुकी थी, तो परेशानी इससे ज़्यादा थी। खवातीन के मेयार को बुलंद करने और माली हालत को मजबूत करने के लिए अलीगढ़ की आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी गुज़िश्ता 5 सालों से कोशा है। आज आज़ाद फाउंडेशन ने खवातीन के लिए एक और जुज़ वक्ती कोर्स का सेंटर कायम किया है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट और ब्यूटिशियन के कोर्स शामिल हैं। सेंटर का इफ्तिताह मारूफ समाजी कारकुन स्वास्थी राव ने किया। यहाँ पे ये औरतों के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इनका एक प्रयास है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट इनका जो इन्होंने मुझे बताया कि अभी आ रहा है समाज में, कि यहाँ पे ये सिलाई सीखती हैं और सिलाई एक इस तरह का हुनर है कि हुनर के साथ साथ वो फ़ौरन, वो जो लड़की है या वो औरत है, वो फ़ौरन अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, अपनी फैमिली में मतलब कंट्रीब्यूट कर सकती है, अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है और वाकई मेरे हिसाब से वुमेन्स एम्पावरमेंट बगैर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से देखती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आई भी हूँ। हमारा सिलाई सेंटर चलाने का मकसद ये है कि जो लड़कियाँ स्लम्स एरिया में हम लोग ये काम करते हैं, जो लड़कियाँ पुअर फैमिली की हैं या कहीं बाहर नहीं निकल पाती, जिनका कोई इनकम का कोई ज़रिया नहीं है, तो हम उनको टेक्निकल कुछ हैंडीक्राफ्ट के कोर्सेज और सिलाई के कोर्स कराते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं और उनको इस कोर्स के बाद हम लोग कहीं ना कहीं रोज़गार से जोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव के बंगले पर जरूरत से ज्यादा रकम खर्च की गई थी। हुकूमत की जांच कमेटी की रिपोर्ट में इसके सबूत मिले हैं। जल्द ही इस रिपोर्ट को आम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 सिविल इंजीनियर्स की शनाख्त कर ली गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई तय है। परसों तरसों हम लोग इस पर विचार के बैठक किए थे, बैठक करके और कमेटी सब जगह, चूँकि हम लोगों के विभाग में हर स्तर सिविल के काम अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का काम अलग होता है, पीएचडी का काम अलग होता है, सभी को एकत्रित किया जा रहा है कि कितनी खर्चा हुई और मैं समझता हूँ अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। इतना भी बड़ा हो जिसके विरुद्ध उस पर जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी, इसमें दो राय नहीं है। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सरकार ने किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। तो जिन जिन लोगों के विरुद्ध में यदि कानून से ऊपर उठ के काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। लोकसभा इंतखाब के ऐलान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां शबाब पर हैं। 40 पार्लिमानी हलकों में करीब 10 ऐसे हलके हैं जहां मुसलमानों की आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है, लेकिन सियासी पार्टियों की जानिब से मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट नहीं मिलता है। गुज़िश्ता काफी दिनों से आबादी के तनासुब में हिस्सेदारी देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों ने वाजे कर दिया है कि मुसलमानों के वोटों की सियासत करने वाली पार्टियां टिकट की तकसीम में इनका ख्याल नहीं करती हैं, तो इन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुकाबला जाती इम्तिहानात में मुस्लिम तलबा की तादाद नहीं के बराबर होती है, लेकिन हाल के दिनों में पटना के हज भवन ने मुफ्त रिहायशी कोचिंग का इंतजाम कर मुस्लिम तलबा को बीपीएससी के इम्तिहान में कामयाब बनाने का रास्ता हमवार कर दिया है। आप देखें इस ताल्लुक से हमारी खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में 167 तलबा व तालिबात को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। ये तलबा बीपीएससी का पीटी पास कर चुके हैं, अब उन्हें मेंस की तैयारी कराई जा रही है। माशी एतबार से कमजोर तलबा भी हज भवन की इस कोशिश से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। देखिए बिल्डिंग है और वही लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी भी है, खाने का मेस भी उसी बिल्डिंग में है, क्लास भी उसी बिल्डिंग में है और जो क्लासेस चलते जो टीचर आते हैं वो बड़े अच्छे टीचर है और सर दिल्ली से ही टीचर ज़्यादा मंगवाते हैं और सभी सब्जेक्ट के क्लास लिए जाते हैं। सारी सहूलियतें हमें दी गई हैं, मतलब रहने से लेकर के क्लासेस और खाने और सारे मतलब लॉजिंग एंड फूडिंग एवरीथिंग इज़ हेयर। सबसे बेनिफिशियल ये है जो बाहर रह करके कहीं आप पढ़ने जा रहे हैं, कहीं आप खाने जा रहे हैं, वो सब सारे टाइम जो है आपके जो ख़राब हो रहे हैं उससे हमें बचने में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। खास बात यह है कि हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में करीब 40 मुस्लिम लड़कियां हैं जो कि बीपीएससी के मेंस की तैयारी कर रही हैं और इन तालिबात के हौसले और जोश देखने लायक है।
मैं जब से यहाँ आई, यहाँ के माहौल में और यहाँ पे ऐसा गाइडेंस मिला जिसकी वजह से मैं प्रथम प्रयास में ही मैं सफल हुई हूँ प्रीलिम्स। फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज द फैकल्टी। वी आर गेटिंग फैकल्टी अंडर वन रूफ। दे आर टीचिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेरी एंथुसियास्टिकली एंड वेरी वेल। तो लड़कियों के ताल्लुक से अगर कहा जाए तो इस इदारा ने बहुत बड़ा ताउन किया है और ये इंशाअल्लाह हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराने वाले मुल्क की बड़ी शख्सियात को हज भवन में दावत दी जाती है। माहिरीन तलबा को यहाँ बाकायदा तरबियत देते हैं। तालिब इल्मों के लिए पटना के हज भवन में तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। हज भवन को उम्मीद है कि इस बार का बीपीएससी का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन कंडीशंस के अंदर ये 4 महीने का हम लोगों का बिल्कुल बेहतरीन और मुनज़्ज़म कोचिंग, रिहायशी कोचिंग का प्रोग्राम है और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये बच्चों के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा और अक्सर बच्चे हमारे यहाँ से बहुत ही आला नंबरात और पोजीशंस के साथ यहाँ से कामयाब होकर के रियासत और मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।